दोस्तों, ना कोई पहचान, ना कोई सुराग, बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, बेंगलुरु की सबसे हैरान कर देने वाली हत्या की खौफनाक कहानी। एयरपोर्ट पर मिली थी एक लाश। वो लड़की मॉडल थी। कैसे 13 दिनों में सुलझी केस की गुत्थी, जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लगे थे। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जांच की। 15,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 14,000 जींस और 1200 टाइटन घड़ियों में सुराग ढूंढने की कोशिश की गई, और अगर मिली भी तो एक अधूरी जानकारी। फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल जाता है जो इन 13 दिनों में 24 घंटे से लगातार जांच के बाद भी नहीं मिला था। उस छोटी सी इंफॉर्मेशन की मदद से उस पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के अंदर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह तकरीबन 4:30 बजे के करीब एक किसान मुनी राजू बेंगलुरु में कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहा था। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून दिख रहा था, पास में ही ईंट भी पड़ी हुई थी। उन्होंने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को दे दी। कुछ देर बाद ही बेंगलुरु पुलिस थाने की टीम पहुंचती है। जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर बी राममूर्ति देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 ही घंटा गुजरा था कि अचानक थाने से फोन आता है और कहा जाता है कि सर, एक ब्लाइंड मर्डर केस है। एयरपोर्ट के पास एक लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की नींद पूरी तरह गायब हो जाती है और इंस्पेक्टर बी राममूर्ति तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचते हैं। और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जब उस लड़की की लाश की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया है और उसके शरीर पर चाकू से भी कई बार किए गए थे। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारे गए और ईंट से भी हमले किए गए थे। घटना स्थल पर कोई सामान नहीं मिला, लड़की का पर्स और ना ही कोई बैग मिला। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चलता है कि वहां से कार निकली थी। उसके टायर के निशान मिले हैं, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पा रहा था। आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उनकी तस्वीर साफ नहीं थी। तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर नजर नहीं आ रहा था और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। यानी कोई सुराग या कोई सबूत अब तक पुलिस के पास नहीं था। कातिल और कत्ल के मकसद का पता लगाना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि बदन पर मौजूद कपड़े या फिर उसके शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स, टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड की थी। अब यहाँ पर जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से इस लड़की की पहचान की जाए। इसलिए अब पुलिस के पास लड़की की पहचान करने के लिए यही रास्ते बचे थे। पहले तो ये कि लड़की की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और उसकी टाइटन घड़ी को कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा उसका नाम पता चल जाए। और दूसरा ये कि पास में ही एयरपोर्ट था, शायद ये पता चल जाए कि पिछली 1 से 2 दिन में कोई ऐसी महिला या जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो। और तीसरा ये था कि आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की खबर। और चौथा ये कि गाड़ी के टायर का निशान मिला था, उसके बारे में शायद किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। इन तमाम सुरागों की जांच के लिए 20 पुलिस वालों की कई टीम बनाई गई। सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इस जीन्स को अब तक कहां कहां बेचा गया है और उसे किस किस ने खरीदा है। एक टीम उस टाइटन घड़ी का सुराग लगाने में जुट जाती है। इस जांच के दौरान ये पता चलता है कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 जीन्स पूरे देश में बेची गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी हैं। तब पता चलता है कि उस साइज की 800 जीन्स बेची गई हैं। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। क्योंकि ये ब्रांडेड जीन्स थी तो
उन्हें शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल भी मिल गई। अब इन सभी नंबरों का पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को उस लड़की की फोटो भेजनी शुरू की, लेकिन इनमें से ज्यादातर नंबर बंद थे और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद भी लड़की की पहचान नहीं हो पाई। उधर पुलिस की एक और टीम जो टाइटन घड़ी के खरीदारों की तलाश में लगी थी, उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 115 घड़ियां बेचे जाने की जानकारी मिली और पुलिस ने सभी के नंबर तलाश करके उन्हें भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए। अन्य टीमें व्हाट्सएप और कार की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान उस एरिया से एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट साफ नहीं दिखाई दी और उस कार का नंबर भी नहीं मिल सका। कुल मिलाकर इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे, यानी कोई सुराग या कोई सबूत नहीं मिला। ये देखकर पुलिस की टीम मोर्चरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से जाती है, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो उस डेड बॉडी को कम से कम 2 दिनों तक रखा जाता है और फिर पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचान में दिक्कत ना आए। अभी 2 दिन ही हुए थे तो एक बार फिर लेडी पुलिस ने उसकी पूरे शरीर पर किसी टैटू या किसी निशान को तलाश करने की कोशिश की तो इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के शरीर पर एक जगह एस लिखा हुआ मिलता है। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है उसका नाम एस से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति या फिर किसी खास दोस्त का नाम भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत जीन्स और टाइटन घड़ियों में से जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट किए थे उनमें से एस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया और एस नाम से टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या 115 तक पहुंच गई। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से किसी एक ने घड़ी खरीदी होगी और पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। जीन्स खरीदने वाले लोगों में से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं था जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी तरीकों से जांच शुरू की थी, किसी भी तरीके से उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। इस तरह पुलिस की जांच के चलते 6 दिन निकल गए थे, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया था। कातिल और कत्ल का कारण का पता लगाना तो अभी दूर की बात थी। अब उस लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वां दिन था और पुलिस की टीम दिन रात सुराग जुटाने में लगी थी, लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा सिर्फ नाकामी ही रहा। और फिर कांस्टेबल को अहम जानकारी मिली। उनके खास इन्फॉर्मर ने बताया कि जिस महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है, उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की किरण नजर आने लगी, तो फौरन पुलिस की एक टीम उस एंगल पर जांच करने के लिए पहुंच जाती है और पुलिस को ये भी पता चला कि वो लड़की को मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ का रहने वाला है, क्योंकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी। इसलिए पुलिस की उम्मीद और भी बढ़ गई। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंचती है। वो शख्स अपने घर पर ही मिलता है। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने नीला सांद्र में अपनी पत्नी की हत्या और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश को फेंक दिया था। पुलिस ने तुरंत उसे जहां लाश फेंकी गई थी चलने के लिए कहती है। जब पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी तो वो उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि उससे काफी दूरी पर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां लाश नहीं मिली। और जब पुलिस ने पता लगाया तो पता चलता है कि 1 हफ्ता पहले वाकई वहां से भी एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने से संपर्क किया तो इस बात की पुष्टि हो गई और इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल का पता लगाने में नाकाम रही, लेकिन इसमें दूसरे एक कत्ल का खुलासा हो गया और पुलिस की ये मेहनत फिर से इस नतीजे पर पहुंच गई, यानी कोई सबूत, कोई सुराग नहीं। अब पुलिस फिर से खाली हाथ थी और पुलिस की टीम लगातार काम करते करते बहुत थक चुकी थी। वो सारे पुलिस वाले काफी चिड़चिड़े हो गए थे और ये चिड़चिड़ापन इसलिए था कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पिछले 1 हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर बी राममूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर बी राममूर्ति बेहद उलझे हुए थे, इसलिए वो कॉल रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे। अब 10 दिन बीत चुके थे
और तभी फिर से उस कोलकाता पुलिस अफसर का फोन आता है। असल में 1 महीने पहले ही बेंगलुरु इंस्पेक्टर बी राममूर्ति की टीम ने गोल्ड यानी सोना चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। इसी कार्तिक ने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला था। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का हाथ तो नहीं है, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात करके उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने राममूर्ति को फोन किया था। तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है, देखने में वो नॉर्थ इंडिया की लगती है, लेकिन हम लोगों ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर ली, हमें कोई भी सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है और उसकी लापता पत्नी का नाम पूजा दे है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राममूर्ति ने सोचा कि इसे भी देख लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश की ली गई फोटो उस कोलकाता पुलिस को भिजवाते हैं। जब ये बातें चल ही रही थी कि अचानक उसी समय उनकी एक पुलिस टीम से दिल्ली के अली नामक शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में खरीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उस लड़की का नाम पूजा दे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कोलकाता पुलिस ने ये बताया था कि सुदीप दे की जो पत्नी लापता हुई है उसका नाम भी पूजा दे है। और अब दिल्ली से अली ने फोन पर बताया कि उसने ये घड़ी जिस लड़की को दी थी उसका नाम भी पूजा दे है। लेकिन पुलिस को कंफ्यूजन ये था कि अगर वो पूजा है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है, अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदा था। इसलिए पुलिस ने अब उस लड़की को पूजा मानकर जांच करने लगती है। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की पूजा ही थी। अब पुलिस की टीम कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब आशंका यही लग रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया हो तो हो सकता है कि उसका मर्डर उसके पति ने ही किया हो या फिर किसी से कराया हो और अब खुद कोलकाता में उसकी गुमशुदगी की कंप्लेन कर रहा हो। और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली ने नाराज होकर उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अगर अली ही मर्डर कराता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर शक तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% ना तो आरोपी कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले ही अली को शक के दायरे में कम ही रखा हो और सुदीप को ज्यादा, लेकिन दोनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। और अब बेंगलुरु में 20 पुलिस वालों की 3 टीमें बनाई जाती हैं। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुट जाती है और बाकी 2 बड़ी टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप की जांच पड़ताल में लग जाती है, जबकि एक और अन्य टीम को पूजा दे के फोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल की जांच करना शुरू कर देती है। सुदीप दे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि इन दोनों ने 7 साल पहले ही शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। सुदीप ने बताया कि उसकी अभी उम्र 32 साल थी, वो मॉडलिंग करती थी और साथ ही में वो इवेंट मैनेजर भी थी। पूजा दिल्ली और बेंगलुरु में आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी तो थी, लेकिन जब उसका फोन बंद मिला तो उसने एक दिन बाद गुमशुदगी की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी। हालांकि FIR नहीं हुई थी। पुलिस को ये भी पता चलता है कि इन दोनों पति पत्नी में काफी अनबन भी रहता था, इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच भी कर रही थी। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
इसलिए उसने पूजा को टाइटन घड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन अचानक उसका फोन बंद होने से वो भी परेशान था। जब उस तक घड़ी खरीदने वाले को ढूंढते हुए पुलिस ने उससे पूछा तो शुरू में वो भी कुछ परेशान था, फिर उसने खुद ही बताया था। खैर, पुलिस को जांच करते हुए अब 13वां दिन था। पुलिस ने पूजा की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलुरु बुला लिया। इसी बीच पुलिस ने पूजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल को चेक किया तो उससे पुलिस को काफी अहम सुराग मिला। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि पूजा मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। उसने एयरपोर्ट से कैब बुक किया था। इसके बाद बेंगलुरु के सिंह सांद्रा में बने सहारा पवेलियन होटल में पहुंची थी और उसी होटल में ही पूजा रुकी थी। होटल में आने के बाद भी पूजा कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा रुकी थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वही पूजा थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई। पूजा ने कब एंट्री की और कब कब आई और कब बाहर गई। तब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात 3:50 पर पूजा ने होटल से चेक आउट किया था। उस समय एक कैब ड्राइवर उसे लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से ही कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस टाइम ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी। इसलिए पुलिस को ये समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उसे छोड़ने के लिए कहा होगा। अब पुलिस को होटल के अंदर और बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल जाता है और गाड़ी का नंबर भी। और फिर पुलिस ने जांच के 13वें दिन मात्र 5 घंटे के अंदर ही कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। कैब ड्राइवर घर पर ही मिल जाता है। उसका नाम नागेश एचएम था। उम्र था करीबन 22 साल है। वो हेगना हल्ली का रहने वाला था। जब उस कैब ड्राइवर नागेश से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग रहा था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेली ही बेंगलुरु में आई थी और नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी। दूसरी कार की ईएमआई भरने में उसे पैसों की कुछ दिक्कत आ रही थी। असल में उसकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई थी, इसीलिए काफी पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने पहले पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उससे लूटपाट करेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेगा तो पुलिस उसे कभी भी ट्रेस नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात में होटल से निकलना था तो उसने पूजा को बुकिंग करने से मना कर दिया था और 1200 रुपए में पूजा को उसके बताए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो पूजा को लेकर जा रहा था उसे नींद आ रही थी। क्योंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब को रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा। जब पूजा ने उसका विरोध किया तो नागेश ने पहले लोहे की रॉड से मारा और फिर चाकू से हमला कर दिया। इसी दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से हमला किया और फिर रास्ते में पड़ी एक ईंट से पूजा के सिर पर हमला कर दिया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन और सभी एटीएम कार्ड और सामान लूट लिया। इसके बाद वो सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की सोच रहा था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 4:45 बजे के करीब अंजाम देकर फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई। से सनसनीखेज हत्या के बाद चिक्काबलपुरल जेल में भेजा गया था। उसे कभी जमानत भी नहीं मिली थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में जेल के अंदर ही फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई थी।
नागेश की मौत उस समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा के ट्रायल शुरू होने वाले थे, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई 2019 की सुबह पूजा की हत्या हुई थी और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 को उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मदद से एक ब्लाइंड मर्डर केस का आखिरकार खुलासा कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।